गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जान लिया था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। उसमें हमने बता दिया था कि स्टेक्सल जीन के दोनों साइड में प्रमोटर और टर्मिनेटर होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सी स्ट्रैंड तो कोडिंग होगी, कौन सी स्ट्रैंड यहाँ पे नॉन कोडिंग होगी या फिर कौन सी यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी। सब बातें बताई जाती है। चलिएगा अब और अच्छी बात करते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपके लिए क्वेश्चन ड्रॉप किया था कि किसका जीन का साइज बड़ा हो, तो मतलब किसके डीएनए का साइज बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का। तो मैं आपको बता दूं बेटा जी, प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रोन नहीं है, मतलब इसके पास ऐसा डीएनए सीक्वेंस है ही नहीं जो फालतू की सीक्वेंस जो हमें काटनी पड़ती हो। जबकि यूकैरियोटिक सेल में तो जीन में ऐसी सीक्वेंस प्रेजेंट है जो हमें काटनी पड़ती है। तो अगर इस तरह की एक्स्ट्रा सीक्वेंस प्रेजेंट होगी तो नो डाउट यूकैरियोटिक डीएनए कैसा होगा, बल्कि इन साइज होगा। और प्रोकैरियोटिक डीएनए बेटा जी यहाँ पे इतना लाइट इन द वेट होगा। तो आपसे कहा जाए कि विच डीएनए इज बल्की, कौन सा बल्की है, कौन सा बड़ा डीएनए, तो कौन सा बेटा जी, यूकैरियोटिक डीएनए इज बल्की एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए इज लेस बल्की। रीजन बिकॉज इंट्रॉन इज अपसेट इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए आप टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब हमें ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ना है। ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने के लिए पहले आज हम बातें करेंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या है। तो आज जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन में कहा था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, वैसी बातें आज हम करते हैं यहाँ पे कि व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। तो आज हम उनकी बातें करते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले बेटा जी एनटीपीज। सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसके बेटा जी यहाँ पे, एनटीपी मतलब न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जैसा कि आपने रेप्लिकेशन में कहा था, यहाँ पे जो एनटीपीज होंगे उनके कितने रोल होंगे बेटा जी यहाँ पे, डुअल रोल होंगे। क्या डुअल रोल होंगे बेटा जी यहाँ पे, पहला रोल बेटा जी act as substrate for the synthesis of RNA। अरे भाई सोचो ना, डीएनए के ऊपर आरएनए बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए बन रहा है, तो आपको पहले न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए ना। डीएनए के अंदर क्या चाहिए थे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे क्या चाहिए बेटा जी, न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि आप एक बात कह चुके हो कि हमारा जो आरएनए हो चाहे डीएनए हो, हमारा न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका मोनोमर जो यूनिट होता है उसका नाम क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड होता है। हम न्यूक्लिक एसिड का नाम क्या लिखते हैं बेटा जी, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ही तो लिखते हैं, यही नाम लिखते हैं ना। तो वही तो नाम लिखवा रहा हूं बेटा जी मैं यहाँ पे कि भाई उस एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को बनाने के लिए मुझे मोनोमर तो चाहिए। वो क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए। तो वही तो नाम लिखा है बेटा जी मैंने, न्यूक्लियोसाइड के ऊपर अगर 3 फॉस्फेट जोड़ दिए तो वो क्या बन गया बेटा जी, न्यूक्लियोटाइड बन गया ना। तो ये मोनोमर ही तो है जो मुझे चाहिए बेटा जी। आपने डीएनए वाले केस में भी कहा था एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट यही तो है या नहीं। सेकेंड रोल क्या है बेटा जी यहाँ पे, प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी फॉर पोलिमराइजेशन। यहाँ पे भाई जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेगा, एक आरएनए की स्ट्रैंड बनेगी, उसके लिए कोई तो होगा जो एनर्जी उसे प्रोवाइड करेगा। तो एनर्जी देने वाला कौन है बच्चा, यहाँ पे यही काम करेंगे यहाँ पे। तो पहले रिक्वायरमेंट क्या है बेटा जी यहाँ पे, एक्टिवेशन ऑफ एनटीपीज। मैं चला लिखता हूँ बेटा जी यहाँ पे, अब आप कहोगे सर एनटीपीज क्या क्या चाहिए मुझे, तो उनके नाम लिख दो बेटा जी यहाँ पे। वो क्या क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, सबसे पहले मुझे चाहिए बेटा जी यहाँ पे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर क्या चाहिए बेटा जी यहाँ पे, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर मुझे क्या चाहिए बेटा जी यहाँ पे, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। और फोर्थ नंबर पे चाहिए बेटा जी मुझे यहाँ पे आपका यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। आपको याद होना चाहिए इन द आरएनए फॉर्मेशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द थायमिन। आरएनए बनाने के लिए बेटा मुझे थायमिन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा जी यहाँ पे, यूरासिल चाहिए। तो जो 4 यहाँ पे सबस्ट्रेट यूज होंगे वो क्या होंगे बेटा जी, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और
यूटीपी फुल फॉर्म क्या बोलोगे? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन, ये नाम समझा रखा है, नाम कैसे लिख रहा हूं बेटा जी यहाँ पे, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, यही तो है। तो मुझे ये सब चाहिए बेटा जी यहाँ पे फॉर द आरएनए सिंथेसिस के लिए। पहली चीज मुझे यही चाहिए जो आपको समझ में आ रहा है। सेकंड चीज मुझे क्या चाहिए उसको समझिए। मुझे चाहिए बेटा जी यहाँ पे एक मेन एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। अब इस एंजाइम के बारे में बातें करते हैं। इस एंजाइम के मैं स्ट्रक्चर की बातें करता हूं। ये एंजाइम जो होता है इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। इस एंजाइम के 5 कंपोनेंट हो क्या क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे? यहां लिख देता हूं बेटा जी, अल्फा अल्फा, बीटा बीटा डैश, ओमेगा। इसके 5 कंपोनेंट होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के। जरा समझ रहे हैं इनके फंक्शन क्या क्या है बेटा। लिख दिया। ये बीच में क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल जोन। ये बैठा बीच में, ठीक है। अब ये एंजाइम के 5 कंपोनेंट है यहाँ पे, तो इनके फंक्शन को जानिए। सबसे पहला बेटा जी यहाँ पे अल्फा अल्फा, इन दोनों का एक ही काम है बेटा जी यहाँ पे, असम्बल दी एंजाइम। इस वर्ड का क्या मतलब है भाई? ये सारे के सारे आपस में असम्बल फॉर्म है, सब के सब यूनाइटेड रहे, तो सबको जोड़े रखने का काम, सबको एक जगह बांधे रखने का काम कौन करता है बेटा जी? अल्फा। और अल्फा का काम होता है सारे कंपोनेंट्स को मिला के रखना और पूरे एजेंट को असम्बल की फॉर्म में रखना, उसे जोड़े रखने का काम कौन करता है बेटा जी यहाँ पे? अल्फा एंड अल्फा। ठीक बात है। बीटा बाइंडिंग टू डीएनए। अब जरा सोचिएगा, ये पूरा एंजाइम बंध गया आपस में, पूरा एंजाइम बन के तैयार हो गया। पूरे एंजाइम को बनाने का काम किसने किया बेटे? अल्फा और अल्फा ने। अब ये एंजाइम डीएनए के साथ बंधा भी तो रहेगा। जब डीएनए के साथ बंधेगा तभी तो क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए आरएनए बनाएगा। भाई इसे डीएनए के ऊपर आरएनए बनाना है तो पहले खुद को डीएनए से बांधना भी तो पड़ेगा। डीएनए के बनेगा, उसमें पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे एडेनिन है, उसके सामने यूरासिल को जोड़ेगा, अच्छा यहाँ ग्वानिन है तो साइटोसिन को जोड़ेगा, अच्छा यहाँ साइटोसिन है तो ये ग्वानिन को जोड़ेगा, साइटोसिन के सामने ये ग्वानिन को, और क्या ग्वानिन के सामने साइटोसिन को जोड़ेगा। इस तरह से जोड़ा जाएगा यहाँ पे। बट पहले ये जब डीएनए के साथ बंधेगा तभी तो उसे पढ़ पाएगा अच्छे से। तो इस यूनिट का काम होता है इस पूरे एंजाइम को बाइंड करके रखना। किसके साथ बेटा जी यहाँ पे? डीएनए के साथ। ओके, इसका काम होता है बेटा जी यहाँ पे पॉलीमरेज एक्टिविटी। मतलब अभी आपने जो कहा कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए आरएनए को बनाने का काम कौन करेगा यहाँ पे? बीटा डैश। अब आपका अगला बेटा जी यहाँ पे ओमेगा। इसका फंक्शन है बेटा जी यहाँ पे अननोन। समझो कहानी को मैंने क्या क्या बोला यहाँ पे। मैंने कहा अल्फा अल्फा का काम है पूरे एंजाइम को बेटा जी यहाँ पे असेंबल करके रखना। असेंबल दी एंजाइम, पूरे एंजाइम को बेटा जी असेंबल करके रखता है, पूरे एंजाइम को आपस में जोड़ रखने का जो काम करता है वो कौन करता है? अल्फा अल्फा। बीटा का काम होता है डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाना, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाना। किस पे बेटा जी यहाँ पे? डीएनए के ऊपर, डीएनए की टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर उसे बाइंड करवाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? बीटा। फिर बीटा डैश क्या कर रहा है? उस कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए डीएनए के ऊपर आरएनए बनाने वाला जो काम करेगा, एंटीप्रिस को जोड़ के आरएनए बनाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा बेटा जी यहाँ पे? आपका बीटा डैश।
और मैंने कहा ओमेगा इसका फंक्शन क्या है बेटा जी यहाँ पे अननोन है। इन 5 चीजों से मिलके बनता है बेटा जी यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए के ऊपर आरएनए बनाएगा। अभी आपके दिमाग में एक पॉइंट आ गया होगा, सर इस एंजाइम के पास तो एक कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रमोटर को पहचान सके, टर्मिनेटर को पहचान सके। क्या मैं एनएसओ कोई स्पेसिफिसिटी की बात की? मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं यहाँ पे, डज आरएनए पॉलीमरेज इज एबल टू रिकॉग्नाइज प्रमोटर एंड टर्मिनेटर? क्या वो पहचान सकता है? क्या ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर को और टर्मिनेटर को पहचानने की कोई टेंडेंसी रखता है? आप कहोगे नहीं रखता सर, बिकॉज हमने कहीं नहीं लिखा ये फंक्शन। एक एंजाइम है, उस एंजाइम की 2 यूनिट का काम था पूरे एंजाइम को आपस में बांध के रखना। एक का काम था उसको डीएनए के साथ बांधना, बट कहां बांधना ये बातें नहीं की उसने, उसमें स्पेसिफिसिटी नहीं कहा कि वो प्रमोटर से बंधवाएगा, वो कहीं भी डीएनए पे बंधवाने का जो काम करेगा वो करेगा बीटा। और कॉम्प्लीमेंट रूल को फॉलो करते हुए आरएनए बनाने का काम करता है बीटा डैश। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज इज नॉट हाईली स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक नहीं है, तो उसे ऐसे कंपोनेंट भी चाहिए जो उसे ये टेंडेंसी दे, जो उसे ये टेंडेंसी दे कि वो कहां प्रमोटर है कहां टर्मिनेटर है बेटा। तो आपको बात समझ में से आना चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज अगर कैपेबल नहीं है तो उसे कुछ एडिशनल फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। वो फैक्टर्स क्या है मैं उनकी बात करने वाला हूं बेटा। तो मैं बातें करता हूं यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट की बेटा। मैंने बोला बेटा सिग्मा फैक्टर, वर्ड को सुनना बेटा, सिग्मा फैक्टर। इट रिकॉग्नाइज प्रमोटर सीक्वेंस, इट रिकॉग्नाइज प्रमोटर सीक्वेंस। और अच्छी बात बोलो बेटा जी, इट रिकॉग्नाइज टाटा और प्रिमोबॉक्स। प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रिमोबॉक्स है और यूकैरियोटिक सेल में जो टाटा बॉक्स है उसे पहचानने का काम कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे सिग्मा फैक्टर करता है। ये सिग्मा फैक्टर पहचानेगा टाटा बॉक्स को बेटा, मतलब प्रमोटर रीजन को पहचानने का काम कौन करेगा? यहाँ पे ये सिग्मा फैक्टर करेगा। तो वर्ड को समझ के देखो बेटा जी, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए के साथ बाइंड तो कर सकता है, डीएनए के ऊपर आरएनए को बना सकता है, बट कहां प्रोसेस शुरू करना है कहां प्रोसेस खत्म करना है ये नहीं जानता। इसे प्रोसेस को इनिशिएट ही नहीं कर सकता। ये RNA polymerase is not capable to initiate the process of the transcription, is not able to initiate the process of the transcription. It required sigma factor for the initiation of the transcription process, because sigma factor is able to recognize promoter region, that is Tata box, that is Prino box को अगर कोई recognize कर सकता है तो कौन कर सकता है बच्चा? यहाँ पे sigma factor कर सकता है। इसकी जरूरत है या नहीं है? हाँ, अगले वर्ड में आते हैं। रो फैक्टर, एक और फैक्टर चाहिए। वो फैक्टर क्या है बेटा जी? यहां पे रो फैक्टर, इट इज एबल टू रिकॉग्नाइज टर्मिनेटर सीक्वेंस। मतलब क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, मैं उस क्वेश्चन को दोहराता हूं, उसको जरा समझो। Does RNA polymerase able to catalyze all the step of the transcription? क्या RNA polymerase ट्रांसक्रिप्शन के सारे स्टेप को कर सकता है? आपका आंसर होगा नो, because it is not able to initiate. For the initiation, it required sigma factor. It cannot terminate the process. For the termination, it required rho factor. ये डीएनए के ऊपर आरएनए बना सकता है, बट कहां से प्रोसेस शुरू करना है और कहां जाके प्रोसेस खत्म करना है वो करने के लिए उसे इन 2 फैक्टर्स की जरूरत है। और अगर उसे इन 2 फैक्टर्स की जरूरत है बेटा जी तो मैं कहूंगी सारे स्टेप अकेला नहीं कर सकता। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ कि ना? आप लोगों ने एंजाइम वर्ड पढ़ा है, एंजाइम में आपने एक वर्ड जाना है होलो एंजाइम। अब मैं उस एग्जांपल पे आता हूं, समझो जरा बात को, बहुत अच्छी बात समझा रहा हूं बेटा जी।
ये आरएनए पॉलीमरेज है बेटा, सपोज कीजिए कि आरएनए पॉलीमरेज है और ये है सिग्मा फैक्टर, ये है सिग्मा फैक्टर। सोचो जरा वर्ड को बेटा, ये दोनों मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। ये दोनों जब जुड़े तो आपने कहा सर ये आरएनए पॉलीमरेज है और सर ये इसके साथ सिग्मा फैक्टर लग गया, और जब ये कॉम्प्लेक्स बना कैपेबल टू रिकॉग्नाइज प्रमोटर रीजन। आप ये कहते हो सर एंजाइम को अपना काम करने के लिए किसी की हेल्प पड़ेगी, जिसकी हेल्प पड़ती है वो कोफैक्टर है, वो कोफैक्टर है। तो मैं वही तो वर्ड बोल रहा हूं, सिग्मा इज नथिंग, इट इज ए कोफैक्टर। ये वो कोफैक्टर है जो हेल्प करता है टू रिकॉग्नाइज द प्रमोटर रीजन। अगर ये नहीं है तो ये एंजाइम कभी किसको नहीं पहचान सकता। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो मैं कहूंगा आरएनए पॉलीमरेज is not able to catalyze all the three steps of the transcription, that is initiation, elongation and termination. For the initiation of the transcription it required sigma factor, and for the termination of the transcription it required rho factor. So it is not able to catalyze all the step of the transcription. ये मैंने बताया आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है बेटा जी। यहाँ पे आपने कहते सर हमें एनटीपी चाहिए, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, हमें एडेनिन को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट को, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट को एक्टिवेट करना है। आरएनए पॉलीमरेज का क्या स्ट्रक्चर होता है मैंने आपको समझाया बेटा जी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पे दो फैक्टर्स की भी जरूरत है। कौन कौन से बेटा, यहाँ पे सिग्मा और रो फैक्टर की जरूरत है। आई होप ये वर्ड समझ में आ जाने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना बेटा इनको अच्छे से। अब अगले वर्ड में आते हैं। अब बात आती है सर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है ट्रांसक्रिप्शन में। कहूंगा बिल्कुल बेटा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है उस डिफरेंस को समझो यहाँ पे। अभी मैं मैकेनिज्म नहीं पर बात को समझा रहा हूं, उसको समझो यहाँ पे। पहला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बेटा जी पहला पॉइंट समझना है यहाँ पे, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज single RNA polymerase able to synthesize mRNA, tRNA और rRNA। आपको किसी भी प्रकार के आरएनए को बनाना है बेटा, यहाँ पे mRNA बनाना है, tRNA बनाना है या फिर आपने rRNA बनाना है। प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी प्रकार का आरएनए बनाना हो, हर आरएनए को बनाने के लिए एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इज इनफ। मैं और अच्छी बात करता हूं, क्या आप मुझे आरएनए के टाइप बता सकते हो? क्या मुझे आप आरएनए के टाइप बता सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल में? चलिएगा रिकॉल करवाता हूं बेटा जी आप लोगों को। आप लोगों ने पढ़ा है अभी सेल वाले चैप्टर बेटा जी यहाँ पे कि सर ऐसे राइबोसोम जो होता है उसकी दो यूनिट होती है, इसका नाम होता है 50S और इसका नाम होता है 30S। ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। सर ये वाला जो 50S होते हैं दो प्रकार के आरएनए से मिलते बनता है। किससे बेटा यहाँ पे 23S rRNA से, और किससे बेटा जी यहाँ पे 5S rRNA से, और बेटा जी ये वाला बना होता है 16S rRNA से। तो मैं स्पेसिफिक बातें कर रहा हूं यहाँ पे। पॉइंट को समझो बेटा जी, किसी भी प्रकार के आरएनए को बनाना हो
चाहे वो mRNA हो, चाहे वो tRNA हो, चाहे वो यहाँ पे 23S rRNA हो, चाहे वो यहाँ पे 5S rRNA हो, चाहे बेटा जो यहाँ पे 16S rRNA हो, सभी प्रकार के RNA को बनाने के लिए बेटा जी a single enzyme is enough in the case of the prokaryotic cell। ठीक बात है। अगला पॉइंट बेटा जी, मैं आपसे पूछूं प्रोकैरियोटिक सेल में साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी? मैं आपसे पूछूं प्रोकैरियोटिक सेल में, मैंने पहला पॉइंट बताया आपको सिंगल आरएनए पॉलीमरेज का। अगला मैं स्टेप आपसे पूछूं प्रोकैरियोटिक सेल में व्हाट इज द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहां होता होगा? और मेरे बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? न्यूक्लियोइड है। आप ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हो सर, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, डीएनए ऐसे साइटोप्लाज्म में तो बैठा है, उसके अपने बाहर खुद की कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं। सही ना बोला? क्योंकि उसके बाद क्या है बेटा, मेम्ब्रेन एब्सेंट है। आप क्या कहते हो, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा जी? यहाँ पे न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो मैं पूछूं आपसे ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है? सर साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहां हो रहा है भाई? न्यूक्लियोइड कहां पड़ा है? साइटोप्लाज्म में है, कोई अपने खुद की कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो मैं क्या कहूंगी कहां हो रहा है? सर इट ओकर इन द साइटोप्लाज्म। तो आपने कहा सर इट ओकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक बात है। अब यहां पे समझिएगा यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यहां बातें कीजिएगा यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सबसे पहले वही बातें करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की। तो यहाँ पे बेटा जी अलग-अलग आरएनए पॉलीमरेज के लिए अलग-अलग प्रकार का बेटा जी आपको क्या चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो पहले मुझे ये बता दो आरआरएनए कितने टाइप का होता है यूकैरियोटिक सेल में? चलो पहले मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ, फिर मैं बातें करूंगा बेटा जी इसके बारे में। आप कहते हो सर ये कहलाता है 60S, ये कहलाता है 40S, और दोनों जब मिलते हैं तो हमारा जो टाइप ऑफ आरएनए है, जो टाइप ऑफ राइबोसोम है बेटा, उसका नाम क्या होता है? यहाँ पे 80S। पढ़ रखा अपने 11th क्लास में, सारा सेल में सब कुछ पढ़ा है बेटा जी आपने। यहाँ पे ये जो होता है ये 3 प्रकार का आरएनए से बनता होता है बेटा जी। 28S आरएनए, 5.8 एसआरएनए, 5S आरएनए, और ये बना होता है 18S आरएनए से। ये जो टाइप ऑफ आरएनए है ये सब पढ़ रखे हैं बेटा जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा जी, उसमें यूकैरियोटिक सेल में अपने +1 क्लास में ये सब चीजें बातें की है। अभी आपने रिवाइज किया था सेल वाले यूनिट को, ये सब बातें की होंगी आपने, हमें कैसे कैसे आरएनए होते हैं हमारे अंदर यहाँ पे बेटा जी। ठीक है, तो जरा वर्ड को सुनिएगा। मैं कहूंगा यहाँ पे 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। यहाँ 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। वो 3 प्रकार में कौन क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड में 1 नंबर में या ऑप्शन के अंदर, ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत बार आता है, पीएमटी के पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पॉइंट को याद रखना, कौन एंजाइम क्या बनाता है, समझना बेटा। मैंने लिखा बेटा जी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब देखो वैसे याद करने के लिए ये बनाता है आरआरएनए को, बट आरआरएनए में किसको बनाता है? तो मैं कहूंगा ये बनाता है 18S आरएनए को, 28S और बेटा जी 5.8 ऐसा। एक बच गए, कौन सा बच गया यहाँ पे? 5S वाले को आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं बनाता। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो बनाता है आरआरएनए को, एक्सेप्ट 5S आरआरएनए, वो उसको नहीं बनाता, बाकी सबको बनाता है। तो मैं आपसे पूछूं बेटा जी यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ये बनाता है बेटा जी mRNA को। ये किसको बनाता है बेटा जी? mRNA को। अब आता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और ये बनाता है बेटा जी tRNA प्लस में 5S आरएनए
एंड प्लस में SNRNA। अब पॉइंट आता है SNRNA क्या है, तो इनका फुल फॉर्म होती है बेटा जी स्मॉल न्यूक्लियर RNA। अब ये क्या है बेटा जी, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ SNRNP। अब ये क्या होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ऐसे एक प्रोटीन का नाम है बोला SNRNP, फुल फॉर्म क्या है बेटा जी, यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इन प्रोटीन को बनाने वाले आरएनए का नाम क्या है, SNRNA। अब ये प्रोटीन कहां जरूरत पड़ती है, तो मैं कहूंगा दीज प्रोटीन आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ स्पाइसिंग। ये हमें कहां जरूरत पड़ेगी इसकी बेटा, स्पाइसिंग। अभी स्पाइसिंग क्या होता है आपको मैंने बताया था बेटा जी, यूकेटिक सेल में जो जीन होता है वो स्प्लिट जीन होता है, मतलब उसमें दो तरह के सीक्वेंस है बेटा जी, कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग, इंट्रोन एज वेल एज एक्सोन, दो तरह के सीक्वेंस है। तो हमें क्या करना है, वहां पे नॉन कोडिंग वाली सीक्वेंस को काट के बाहर निकालना है और एक्सोन वाली सीक्वेंस को आपस में जोड़ना है। हमें इंट्रोन को काट के बाहर निकालना है और एक्सोन को आपस में जोड़ना है। और अब एक्सोन को अगर जोड़ूंगा तो ये सब काम करवाने के लिए डिफरेंट टाइप के वहां पे एंजाइम और द प्रोटीन्स हमारी हेल्प करेंगी। तो जो प्रोटीन हेल्प करती है हमारी स्पाइसिंग में, वो प्रोटीन्स कौन है बेटा, यहाँ पे SNRNP है। और उनको बनाने वाले एंजाइम को, उसको बनाने वाले आरएनए का नाम क्या है बेटा, यहाँ पे SNRNA है। तो मैं कहूँगा इस SNRNA को बनाने का काम भी कौन करता है, यहाँ पे RNA पॉलीमरेज 3 करता है, tRNA को बनाता है, साथ में वो 5S RNA को बनाने का काम भी कौन करता है बेटा जी, यहाँ पे आपका RNA पॉलीमरेज 3 करता है। चलिएगा बेटा जी, ये सब बातें हो गई। अब पॉइंट आता है साइट कि सर आपने कहा साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो मैं आपसे पूछूं यूकेटिक सेल में व्हाट इज द साइट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, क्या है साइट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, बताओ मुझे साइट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो आप कहोगे सर साइट वो क्या है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस। वो क्या है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे चलिए, मतलब दोनों की जगह भी अलग अलग होने वाली है और दोनों बातें अलग अलग है। चलिएगा अब आते हैं एक अच्छा सा टॉपिक जिसको आपको समझना है अच्छे से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके बोर्ड में 2 to 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला होता है, समझना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, does transcription and translation can be coupled in यूकेटिक सेल। क्या यूकेटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड हो सकती है या प्रोकैरियोटिक सेल में कपल्ड हो सकती है? इस वर्ड को समझो पहले। यहाँ पे कपल्ड वर्ड का क्या मतलब है, आप केमिस्ट्री में सुनते होंगे कपलिंग रिएक्शन, जो दो रिएक्शन साथ साथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। वैसे मैं बोलूं क्या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में? पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में, या इस क्वेश्चन को बता दो फिलहाल वर्ड को सुनो, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, क्या ये दोनों प्रोसेस, ये है पहला प्रोसेस और ये है दूसरा प्रोसेस, क्या ये दोनों प्रोसेस साथ साथ हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में? हाँ या ना? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई? सोचो, आंसर को जानिए। देखिए आपने कहा सर ये हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सर यहां हमारा न्यूक्लियर बैठा हुआ है, और सर ये हमारा साइटोप्लाज्म है, और यहां सर बैठा हुआ है राइबोसोम।
ये कहानी है बेटा जी प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। अब अगले वर्ड में आते हैं। ये आपने कहा सर सेल की मेम्ब्रेन है, ये डीएनए है और डीएनए बैठा हुआ न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में, हम ये कहते हैं ये है न्यूक्लियस और ये बैठा है बेटा जी राइबोसोम और ये है बेटा यहाँ पे साइटोप्लाज्म। दोनों मैंने सेल बना के आपको डायग्राम थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। अब जरा सोचिएगा किस सेल में दोनों प्रोसेस साथ हो सकते हैं और किस सेल में नहीं हो सकते और क्यों नहीं हो सकते, रीजन को समझते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट बेटा मैं कहूंगा प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों रिएक्शन साथ, दोनों प्रोसेस साथ हो सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल में दोनों प्रोसेस साथ नहीं हो सकते। पहले मेरे आंसर को जानिए, मैंने क्या बोला, प्रोकैरियोटिक सेल में ये दोनों प्रोसेस साथ साथ हो सकते हैं, कपल्ड हो सकते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल में कपल्ड नहीं हो सकते। पहला पॉइंट समझिएगा। The site of the transcription and translation is same, that is cytoplasm in the prokaryotic cell, but the site of transcription and translation is different in the case of the eukaryotic cell. As in the eukaryotic cell, transcription occur within the nucleus, but translation occur within the cytoplasm. सोचो जरा सर, ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर आरएनए बनने लगा है। जरा वर्ड को समझ के देखो, वर्ड बड़ा आसान है बेटा जी। मैंने कहा भाई समझ के देखिएगा, ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर ये आरएनए बनने लग रहा है, ये इसका 5 एंड है और ये आरएनए बनने लग रहा है। मैं कहूंगा चलो ठीक है। अब ऐसे सोचो, ये राइबोसोम इसके ऊपर आके बैठ गया और ये साथ में क्या बनाने लग गया बेटा जी, यहाँ पे प्रोटीन बनाने लग गया। दो काम साथ साथ हो रहे हैं। क्यों साथ साथ हो रहे हैं भाई? आरएनए बनता जा रहा है तो मैं कहूंगा ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। मैंने कहा यहाँ आरएनए बनने लग रहा है तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। और जैसे थोड़ा सा आरएनए बन गया, उस आरएनए के ऊपर आके कौन बैठ गया बेटा जी, आपका राइबोसोम आके उससे बाइंड हो गया और राइबोसोम क्या कर रहा है बेटा जी, वहां पे ट्रांसलेशन कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों प्रोसेस साथ साथ हो सकते हैं। जैसे थोड़ा सा आरएनए बन जाएगा, ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाएगा और दोनों प्रोसेस साथ साथ हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के होने की जगह क्या है, सेम। यहां सोचो मेरे भाई, ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा, न्यूक्लियस में होगा, और जब तक ट्रांसक्रिप्शन पूरा नहीं हो जाएगा, वो जीन जो ट्रांसक्रिप्ट हुआ वो आरएनए बाहर तो निकल के आएगा नहीं, क्योंकि एमआरएनए कहां बन रहा है बेटा जी, आपका न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। वो फिर न्यूक्लियर पोर्ट से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और जब वो बाहर आएगा तभी तो उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब जब यहां न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बन रहा होगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, तो क्या उस टाइम पे ट्रांसलेशन हो सकता है? राइबोसोम तो है ही नहीं भाई न्यूक्लियस में, राइबोसोम तो एब्सेंट है बेटा। अरे राइबोसोम कहां बैठे हैं बेटा, साइटोप्लाज्म में है, तो ये अंदर कैसे जाएगा? दोनों के साइट अलग अलग है भाई, समझो पॉइंट को। तो मैंने बोला पहला पॉइंट बेटा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज कपल्ड इन द प्रोकैरियोटिक सेल बिकॉज the site of the transcription translation is same, that is cytoplasm, but it is not coupled in the eukaryotic cell because as in the eukaryotic cell transcription occur within the nucleus and translation occur within the cytoplasm. The site of both the process is different, so it never be coupled in the case of the eukaryotic cell. पहला पॉइंट समझ में आया आपको? आया ना बेटा पहला पॉइंट। अब अगले पॉइंट को समझो। जबरदस्त बच्चे हो आप लोग, जबरदस्त बच्चे, मुझे पता है आप लोग बड़ा अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आप ये समझ पा रहे हो अच्छे से, बड़े जबरदस्त बच्चे हो आप, मानो मेरी बात को। अगले पॉइंट को समझो बेटा। आप बार बार एक वर्ड बोल रहे हो, स्प्लिट जीन, स्प्लिट जीन। प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रॉन एब्सेंट है। अब अगर प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रॉन एब्सेंट है तो मैं कहूंगा ये जो आरएनए बन रहा है बेटा जी, सीधा क्या बन रहा है आपका, एमआरएनए बन रहा है। तो सर एमआरएनए बना, उसमें इंट्रॉन तो है नहीं, तो हमें कुछ कटिंग तो करनी नहीं है, सीधा एमआरएनए ही तो बना है। बट यूकैरियोटिक सेल में सोचो बेटा, जब डीएनए के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो जो आरएनए बना उसमें तो भैया जी इंट्रॉन भी तो प्रेजेंट है। तो मैं कहूंगा इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल जो आरएनए बनता है वो कौन होता है बेटा जी, वो तो एचएनआरएनए होता है। फिर उसके अंदर बेटा स्पाइसिंग होगी, फिर जाके वो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे आपका एमआरएनए बनेगा।
अरे बेटा यहाँ इंट्रोन एब्सेंट है, मतलब यहाँ पे नॉन कोडिंग पार्ट है ही नहीं, तो मुझे कुछ कटिंग तो करनी नहीं है, जो आरएनए बन रहे वही फाइनल आरएनए है। बट यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो आरएनए बन रहा है वो फाइनल आरएनए नहीं है, वो आरएनए तो क्या है बेटा, यहाँ पे एचएनआरएनए है, वो तो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है। उस आरएनए की तो हमें स्पाइसिंग करनी है, और स्पाइसिंग करने के बाद हमें बेटा जैसे जोड़ के क्या बनाना है बेटा जी, एमआरएनए बनाना है। पॉइंट को समझो, हमें एचएनआरएनए की स्पाइसिंग करनी है, कटिंग करनी है, जब उसकी कटिंग कर लेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा बेटा जी, एमआरएनए बनेगा। तो मैं सेकंड पॉइंट बोलूं बेटा जी, in the case of the prokaryotic cell intron is absent, so there is no need of the splicing, there is direct formation of the functional mRNA. But in the case of the eukaryotic cell, the RNA contain intron, so after the splicing it become functional mRNA. The RNA contain intron, after the splicing it become functional mRNA. तो मैं कहूंगा इसका मतलब यहाँ जो स्पाइसिंग हो जाएगी उसके बाद जाके प्रोसेस शुरू होगा ट्रांसलेशन का। तो इन दो वजह से मेरे भाई यहाँ पे प्रोसेस कभी कपल्ड नहीं हो सकता, यहाँ क्या होता है, कपल्ड होता है। पॉइंट लिख दो करें बेटा जी, हाँ कि ना। एनसीईआरटी बुक में आपको बताता हूँ ये चीजें आपको कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़नी लेक्चरों के अंदर, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बोलता रहा हूँ एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा। मैंने क्या क्या कवर कर दिया इन लेक्चर्स में, ये ट्रांसक्रिप्शन का पूरा मैंने पॉइंट समझाए हैं, क्यों ना दोनों स्टैंड कॉपी नहीं होती, वो सब बातें हो गई है। ये सब पॉइंट को समझना है बेटा जी क्या क्या बातें हैं, ये अभी प्रोसेस अगले लेक्चर में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये सब बातें हो रही हैं, और यहाँ एक पैराग्राफ में क्वेश्चन दे रखा है बेटा जी, उस पॉइंट को समझना बेटा जी कि वो कपल नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, यहाँ पे कुछ पॉइंट समझा रहे हैं, उन पॉइंट को समझना, ठीक है। एनसीईआरटी बुक की प्लीज रीड करो लाइन टू लाइन, कोई दिक्कत आती है मुझसे पूछो। अभी ट्रांसक्रिप्शन बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, हमने इन लेक्चर्स में बातें कर ली है कंपेरेटिव सारी। अब हम अगले लेक्चर में बातें करेंगे बेटा जी अबाउट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे लिए। तो चलिएगा अगले लेक्चर मिलते हैं विद द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तब तक वीडियो को देखते रहिएगा। एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन पढ़ो बेटा जी, कोई भी दिक्कत आती है पूछेगा मुझसे, सर ये दिक्कत है इस टॉपिक में, ठीक है बेटा जी। चलिएगा अच्छे से तैयार कीजिएगा, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, डाउट आए तो मुझसे पूछते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।